बताइए। तो अभी हम लोग ये पेपर 2016 वाला कर रहे हैं, ट्राई करके आए हैं, बताइए। यस सर। ठीक है, डाउट बताइए। सर क्वेश्चन नंबर सर 11 एक बार ट्राई कीजिए। हम्म तो 11 में मेरे भाई इसमें क्या है, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हटाना है, तो हमें वैसे पॉइंट के अकॉर्डिंग हटाना है जहाँ एक्स स्क्वायर इंटीजर हो जाए। तो मुझे बताओ, एक्स की वैल्यू अगर 0 से 1.5 है, मतलब 3/2 है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 9/4 तक। और 0 से 9/4 में कौन कौन सा इंटीजर है आपके पास? 1 2, यही ना? यस सर। क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग है, 3 इधर आ गया। तो ब्रेक कर दो इसको। तो कैसे ब्रेक करोगे? तो अब समझो ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर के लिए ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर के लिए वैल्यू है। तो अगर एक्स स्क्वायर 0 से 1 में है तो एक्स क्या होगा? 0 से 1 में। अगर एक्स स्क्वायर 1 से 2 है तो एक्स कहाँ से कहाँ होगा? 1 से √2 में। अगर एक्स स्क्वायर इस बीच में है तो एक्स कहाँ होगा? √2 से 3/4 में। ओके, 3/2 में, सॉरी, यस 3/2 में ना, 9 का। तो इसको ब्रेक करो 3 पार्ट में भाई, कहाँ दिक्कत है? 0 से 1, 1 से √2, और √2 से 3/2, मतलब 1.5। बताओ। तो इसमें ये 0 हो गया, इसमें ये 1 हो गया, और इसमें ये 2 हो गया। बताओ आंसर अब। समझ आया? तो √2 - 1, यहाँ 3 - √2, √2 कट गया। तो 3/2 माइनस क्या रहा है? अच्छा, यहाँ 2 टाइम है ना, 2 टाइम 3/2 -2 √2। तो ये 3 - 2 √2, एक √2 वहाँ भी है। 3 - 1, 2 - 2 है ना? आई थिंक ये सर 2 टू - माइनस रूट टू आ रहा है। हाँ ठीक है। ठीक है। सर हाँ। क्वेश्चन नंबर 12 में सर मेरा अप्रोच ये है, जैसे उसमें लिखा हुआ है कि 6 आदमी है और 6 आदमी में 3 प्राइज को 6 आदमी में बांटना है, तो कितने नंबर ऑफ वेज में ये किया जा सकता है और कोई भी आदमी को एक तीनों प्राइज नहीं मिल रहा है। नो पर्सन गेट्स ऑल 3 प्राइज, मतलब ये है कि तीनों प्राइज एक पर्सन को नहीं मिलेगा, बट ऐसा हो सकता है कि कि दो मिले, एक आदमी को 2 प्राइज मिल जाए। मिल जाए। तो सर मान लीजिए P1 P2 करके P6 तक पर्सन है। ये बिल्कुल वैसे समझो जैसे तुम्हारे पास 3 बॉल है, 6 बॉक्सेस हैं, हाँ 3 बॉल्स हैं। 3 बॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 6 बॉक्सेस। 6 लोग हैं ना। हम्म अब 3 बॉल है तुम्हारे पास, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो 6, है ना? सो 3 बॉल्स वी हैव, एंड वी आर थ्रोइंग इट इनटू 6 बॉक्सेस। तो यहाँ जो प्राइज है उसको बॉल बोल रहा हूँ मैं, और जो पर्सन है वो बॉक्स है। ठीक है, तो प्राइज हाँ पर्सन को मिल सर। रहा है। ठीक है, so 3 balls are thrown into 6 boxes. So number of way in which this can be done, but condition है कि no box get all boxes, sorry, no box get all balls, ये है। सोचो, तो बोला था टोटल नंबर ऑफ वे कितना है मेरे पास जिसमें मैं 3 बॉल्स को 6 बॉक्स में थ्रो कर सकता हूँ? हाउ मेनी टोटल वे? तो ईच बॉल हैव हाउ मेनी चॉइसेस? 3 चॉइस है ना सर, हर में नहीं नहीं नहीं, एक बॉक्स में एक बॉल के पास कितने चॉइस है? 6 बॉक्स में जा सकता है। हाँ, तो 6 चॉइस है, दूसरे बॉल के पास भी 6 चॉइस है, तीसरे बॉक्स के पास भी 6 चॉइस है। तो टोटल 6 की पावर 3 पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट प्राइज कैन गो टू वन ऑफ द 6 पर्सन, सेकेंड प्राइज कैन गो टू वन ऑफ द 6 पर्सन, थर्ड प्राइज कैन गो टू वन ऑफ द 6 पर्सन, क्योंकि प्राइज को हम पर्सन को दे रहे हैं। ठीक है, ओके सर। अब बताओ कितने तरीके हैं जिसमें तीनों प्राइज एक ही पर्सन को मिल जाएगा? ऐसे कितने तरीके हैं? सो मैं अगर ऐसा पूछूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल प्राइज गोज टू सेम पर्सन, या ऑल बॉल गो टू सेम बॉक्स, सेम पर्सन, या ऐसा बोलूं ऑल बॉल्स फॉल्स इनटू
1 बॉक्स। इसके कितने तरीके हैं? नंबर ऑफ वे बताओ, छोड़ो प्रोबेबिलिटी नहीं, नंबर ऑफ वे। टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ थ्रोइंग था 6 की पावर 3। अब उन 6 की पावर 3 कितना होता है? 216। अब यस 216 सर। डिफरेंट वे है जिसमें 3 प्राइजेस 6 बॉक्सेस में, 6 डिस्ट्रीब्यूट पर्सन में किया जा जा सकती है। सकता है। अब कितने तरीके हैं इनमें से जहां पे एक ही पर्सन को तीनों प्राइज मिल गया होगा? ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज हैं? 6। हाँ, ओनली से कि ऐसा हो कि पहला भी इसने ही चूज किया, दूसरा भी यही, तीसरा भी वही। ऐसा हो सकता है कि तीनों बॉल एक ही बॉक्स चूज करे या तीनों प्राइज एक पर्सन को चूज करे। मे बी 1 2 3 4, देर आर 6 वे। तो निकाल लो, अब तो हो गया। तो क्या प्रोबेबिलिटी है? ये बोला नो पर्सन गेट ऑल 3 प्राइजेस, ये बोल रहा ना। तो इसकी पहले यस प्रोबेबिलिटी सर। निकालते हैं कि अ पर्सन गेट ऑल 3 प्राइजेस। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 6/216। तो 1 माइनस यस 6/216, ये आपका आंसर होना चाहिए। 210/216 इस क्वेश्चन का। अच्छा, पूछा क्या है? नंबर ऑफ वे ही पूछा है ना। ओ, हम प्रोबेबिलिटी क्यों निकाल रहे हैं, छोड़ो। तो घटा दो इसमें से 216 में 6 घटा दो, 210। लेकिन आंसर ही नहीं है तो देखो। नॉन ऑफ द अबव होगा तब। हाँ, बाकी लोग चेक कर लो जी, सही कह रहे हैं। क्योंकि 11 40 तो पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो मुझे लग रहा था ये तो होने से रहा। अच्छा, अगर ऐसे उल्टा सोचते हैं, मान लो ऐसे बोलूंगा 6 की पावर 3 ये है, 3 की पावर 6 कितना होता है? ये कितना आएगा 3 की सर पावर 6? ऐसे मैं बना रहा था सर, बट ये बहुत ज्यादा आ रहा है नहीं, 3 जस्ट पावर 6। एक्सपेरिमेंट करते हैं, बताओ 3 की पावर 6 कितना है? 729। 27 का स्क्वायर हो जाएगा सर। 729। 7 729। 720। ओके, 729। तो 729 है ना? तो अगर इस तरीके से सोचो, लेकिन ये सोचना गलत नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं कि पर्सन्स को प्राइज के पास भेज रहे हैं, तो मतलब बॉक्स को हम बॉल्स के पास भेज रहे हैं। तो ऐसे उल्टा नहीं हो गया है ना? ये उल्टा हो जाएगा एक्चुअली। तो आंसर यही होगा मेरे हिसाब से, 210 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। 14 नंबर सर। 14। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1i, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई 0 है, देन इनवर्स ऑफ द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज। तो आसान नहीं है। अगर इसको हम ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो बताओ क्या होगा? आ जाना चाहिए इससे, आएगा कि नहीं? यस सर। बताओ ए इनवर्स कितना आया? सर थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए तो। अरे एक लाइन का तो क्या एक्सप्लेन करना है? सर ए- जैसे कुछ प्रॉपर्टीज जो होता है कि ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर उसी मैट्रिक्स के साथ होता है तो वो आइडेंटिटी हो जाता है। हाँ, ए इनवर्स का ए के साथ होगा तब आइडेंटिटी हो जाएगा। हाँ, ये तो फॉर्मूला है। ओके 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 ओके। यस सर, इसी में डाउट था सर ये, इस पे तो ये। क्लास 12th में एनसीईआरटी खोलो, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट चैप्टर कंप्लीट करो भाई, ये सब तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है ना? फिर आई को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहता है, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाता है। ये यूज हुआ है यहाँ पे। यस सर। सर 15 भी क्वेश्चन। जी, तो ये हो गया था सर। अच्छा, वन साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड है 24 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल है तो ऑल साइड्स इक्वल है, ऑल एंगल्स इक्वल है। द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स आर ज्वाइंड फ्रॉम वन अनदर, the midpoint of sides are joined to form another triangle, okay, which midpoints are in turn joined to form still another equilateral triangle. This process continues indefinitely. अच्छा, the sum of the perimeters of the all triangles is। ये सर जीपी में जा रहा है सीरीज इसका। तो देखो,
अब आपको समझना ये है कि ये अभी 24 है, 24 है, 24 है। अब इसका मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट लिया, तो मेनली आपको यहाँ से ये जानना है कि इसका साइड कितना होगा जी, बताओ ये 12 12 12 हो जाएगा सर। कैसे। एक थ्योरम, क्लास 10th में एक थ्योरम था, अगर आपको याद हो, कि मिड पॉइंट्स ऑफ जो साइड्स होता है ट्रायंगल का ना, दैट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड और एंड हाफ होता आर है इसका हाफ ऑफ सर, इट। ये मिड क्लास पॉइंट 10th में थ्योरम एक था। थ्योरम है, थेल्स मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम या थेल्स थ्योरम, ऐसा कुछ था, मिड पॉइंट रहा होगा नहीं ना, सर, थेल्स थ्योरम तो रेशियो को प्रोपोर्शनेट करता टू है इज ना। टू वन वाला ना। अच्छा हाँ, यस तो सर, इसका नाम क्या है। इसका मिड पॉइंट थ्योरम है हाँ, सर। मिड पॉइंट थ्योरम ना। ये मतलब जो बीच वाला जो पॉइंट होता है ना सर, हाँ हाँ मिडिल हाँ, पॉइंट, ठीक है तो हाँ, वो इसका हाफ होता है। क्योंकि ये तो नीचे ज्योमेट्री वाला का। ज्योमेट्री में ना 9th या 10th क्लास के ज्योमेट्री में पढ़ा था, मुझे याद है बहुत पहले, तो वही याद आ रहा है। तो उसमें 10th क्लास में है ये मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो ये कहता है कि जो मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे तीसरे का पैरेलल होगा, और वो हाफ होगा जो साइड, जो थर्ड साइड है ना, उसके लेंथ का एग्जैक्टली हाफ होगा वो, ये है। तो ये 24 है, तो ये 12 हो जाएगा। अब फर्दर कंटिन्यू करते जाओ, अब कर पाओगे जी। अगेन 6 6 6, तो बताओ क्या पूछना चाह रहा है। अब तो हो जाएगा आई थिंक, सम ऑफ द यस सर। पैरामीटर्स है ना, हो जाएगा ना। सो 24 इन्फिनिटी इंटू, पे क्या होगा सर फिर? हाँ अब आ जाएगा 3। जीपी का सीक्वेंस बन जाएगा हाँ हाँ हाँ, जीपी चल जाएगा 12 24। इनफाइनाइट तक का। हाँ 12 इंटू 3, 6 इंटू 3, चलता रहेगा ये, अच्छा अच्छा ठीक। है ना। फिर इसको और डिवाइड करोगे, 6 3 इंटू 3, फिर थ्री ठीक है बाई, सर समझ। है ना, ऐसे चलता रहेगा। हाँ हम्म तो जीपी बन जाएगा। बताओ जी नेक्स्ट। सर एक 18 नंबर में सर डाउट। हाँ सर वो मिड पॉइंट थ्योरम सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए वैलिड है ना? आई थिंक, नहीं सर, कोई भी पैरेलल साइड अगर होगा ना, अगर मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे और वो तीसरा साइड के पैरेलल होगा, तो वो उसका हाफ हो जाएगा। हाँ ऐसा कुछ है, ये सिर्फ इक्विलेटरल या आइसोसेलेस के लिए वैलिड है, आइसोसेलेस के लिए भी वैलिड है। क्योंकि एग्जैक्ट मुझे, मैं 10th क्लास में ही पढ़ा था तो याद आया, देखता हूँ स्टेटमेंट क्या है। एक बार देखो क्लास 10th का एनसीईआरटी खोलो, उसमें देखो। अच्छा ये कहता है कि इफ द सेगमेंट इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन द सेगमेंट मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड। ये किसी भी ट्रायंगल में होगा, ओके ठीक है ना। सर। मतलब किसी भी ट्रायंगल में आप दो साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करो तो तीसरे साइड के पैरेलल ही आएगा, और तीसरे साइड का लेंथ हाफ होगा, लेंथ के हाफ ही होगा, ठीक है। यस, सो है ना, स्टेटमेंट यही है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ओके, सो किसी भी उसमें वैलिड रहेगा। हम्म 18th में क्या डाउट है जी। सो 18 कह रहा है कि मुंबई राजधानी एक्सप्रेस गोइंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मुंबई, ठीक है। सो मुंबई राजधानी एक्सप्रेस है, गोइंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मुंबई, स्टॉप्स एट 4 इंटरमीडिएट स्टेशंस, ठीक है ना, कोई बात नहीं। सो न्यू दिल्ली से मुंबई जा रही है, न्यू दिल्ली टू मुंबई, ठीक है। स्टॉप्स एट 4 इंटरमीडिएट से, बीच में 4 स्टेशन पे रुकती है, मान लो अभी के लिए ABCD। तो 10 passengers enter the train during the journey which with 10 different tickets either of third AC और second AC। so 10 पैसेंजर एंटर करते हैं ट्रेन को ड्यूरिंग द जर्नी विथ 10 डिफरेंट टिकट्स। ओके, 10 लोग चढ़ते हैं, सबके पास अपना अपना टिकट है, या तो थर्ड AC का टिकट है या सेकेंड AC का टिकट है, ठीक है। द नंबर ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ टिकट they may have is, so the number of different set of tickets they may have। so during the journey का क्या मतलब है, इनिशियल काउंट करेंगे कि नहीं।
ड्यूरिंग द जर्नी, 10 पैसेंजर एंटर्स ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी। तो मतलब मुझे लगा कि इंटरमीडिएट का होना चाहिए फिर, तो इंटरमीडिएट पे या तो थर्ड एसी का है या सेकंड एसी का है। तो नंबर ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ टिकट, कितने डिफरेंट सेट ऑफ टिकट्स हो सकते हैं उसके पास, दे मे हैव। ओके, सोचो भाई क्या हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे यही समझ आया कि अभी कि न्यू दिल्ली टू मुंबई जा रहा है, बीच में 4 स्टेशन हैं और वो कहीं पे भी चढ़ रहे होंगे, है ना। अब ये कहना चाह रहा है कि मान लो 10 लोग हैं, 10 टिकट के साथ चढ़े, तो ये 4, इसका क्या रोल है ये देखना पड़ेगा। एंड देन ये टिकट का क्या रोल है, और ये 10 पैसेंजर का क्या रोल है, ये डेटा मेरे पास है। ये देखना, ये ड्यूरिंग ऑफ जर्नी का क्या मतलब है, मतलब इन बिटवीन, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है ना, देन 10 तो नंबर ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ टिकट्स दे मे हैव। तो मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं इससे कि जो ये 10 लोग हैं जिनके पास 2 डिफरेंट टाइप के टिकट्स हैं, सो क्या हो सकता है ये। दो सर पॉसिबल। 10 पैसेंजर का जो बात कर रहा है, मतलब वो क्या ए में भी चढ़ रहा है 10, बी में भी, सी में भी, डी में भी? ऐसा नहीं लिखा, 10 पैसेंजर एंटर द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी विथ 10 डिफरेंट टिकट्स। तो ऐसा तो नहीं कह रहा है कि 10 थर्ड स्टेशन पे चढ़ रहा है, ऐसा नहीं कह रहा है ये। बस बीच में 10 चढ़ रहा है, वो कहीं पे या तो ए पे या बी पे या सी पे या डी पे, इस तरह से। सोचो जी, थोड़ा सोचो इसमें क्या कहना चाह रहा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन समझने में गलती हो रहा है। कितने टिकट है टोटल, 10 टिकट है 20 टिकट है, क्वेश्चन जरा समझो। 10 डिफरेंट टिकट लिखा हुआ है सर। 10 डिफरेंट टिकट आइदर ऑफ थर्ड एसी और सेकंड एसी। या थर्ड एसी का है या सेकंड एसी का है, मतलब दोनों हम्म, में से कोई भी हो सकता है।
इसमें ना को लैंग्वेज समझने में दिक्कत है। 10 पैसेंजर्स जो कह रहा है, 10 पैसेंजर एंटर द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी विथ 10 डिफरेंट टिकट्स आइदर ऑफ दिस और दिस। मतलब ये कहना टोटल टिकट 10 है या 20 है? टोटल टिकट 10 ही है ना, यहाँ ये कहना चाह रहा टोटल टिकट 10 है। तो टिकट 10 है, पैसेंजर 10 है। डिफरेंट सेट ऑफ टिकट्स। तो ये क्या 10 टिकट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है या 10 पार्ट में? आइदर ऑफ, मतलब टोटल टिकट 10 ही है आई थिंक। द नंबर ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ टिकट्स दे मे हैव। कितने सेट ऑफ टिकट्स हो सकते हैं उनके पास? या तो सबके पास थर्ड एसी का टिकट हो सकता है, या सबके पास सेकेंड एसी का टिकट हो सकता है, या कुछ के पास थर्ड एसी का, कुछ के पास सेकेंड एसी का। ये मतलब है ना। तो मुझे ये बताओ क्या पॉसिबिलिटी है। टोटल 10 टिकट है और आर ऑफ देम मे हैव थर्ड एसी टिकट, 10 माइनस आर मे हैव सेकेंड एसी टिकट्स। तो ये आ गया 10 चूज आर, यही है ना जी, लिख सकते हैं। अब आर तो वैरी कर रहा है, आर फ्रॉम 0 to 10। सो आर फ्रॉम 0 to 10, तो यहाँ से तो कुछ और ही आ जाएगा। तो ये तो 2 की पावर 10 आ गया जी। लेकिन ऐसा नहीं होगा ना, ये 2 की पावर 10 हो गया ना, 10 से 0 से 10 से 10। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी हैं, ये समझना है। तो यहाँ मैं क्या ज्यूम किया हूँ कि जब हम पहला टर्म लिख रहे हैं इसका मतलब है कि 0 टिकट ऑफ थर्ड क्लास थर्ड एसी, 10 टिकट ऑफ फर्स्ट एसी सेकेंड एसी, है ना। 10 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन 10 फैक्टोरियल वे, 10 सी आर इंटू, या ऐसा होगा, एक मिनट, जैसे 10 टिकट है, सो 10 में से आर पर्सन चूजेस थर्ड एसी टिकट एंड रिमेनिंग कितने बचेंगे? मतलब आर टिकट आउट ऑफ थर्ड क्लास, 10 माइनस आर टिकट आउट ऑफ सेकेंड क्लास एंड आर फ्रॉम 0 to 10। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो ये तो सेम ही हो जाएगा, 10 सी आर तो सेम ही हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं लिखूँ 10 सी आर ही आ जाएगा ये तो समेसन इसमें क्या है, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना होता है 20 सी, कितना हो जाएगा ये? और हाँ 26 20 C10, दिस इज द आंसर देन। ओके, सो इसका लॉजिक के हिसाब से ये आंसर है। सो हो क्या रहा है एक्चुअली, देखो इसमें ऐसा है, तो जो बनाना चाह रहा है मुझे लग रहा है यही लॉजिक है, बनाने वाला जो क्वेश्चन बनाया जिसने ना, तो दिस इज द लॉजिक एक्चुअली। सर फिर वो 5 इंटरमीडिएट एक स्टेशन बार भी है। समझा सकते हो फिर से? हाँ वही कोशिश करते हैं। तो हाँ 5 इंटरमीडिएट स्टेशन का कोई यूज़ नहीं है, 4 इंटर है ना, 4 है ना यहाँ पे, 4 इंटरमीडिएट स्टेशन का यहाँ पे कोई यूज़ तो लग नहीं रहा मुझे। वो बस इसलिए बताया 4 इंटर कि बीच में कोई चढ़ सकता है। अब कह रहा है 10 पैसेंजर है, एंटर द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी विथ 10 डिफरेंट टिकट्स। या तो थर्ड एसी के 10 टिकट है या सेकेंड एसी के 10 टिकट है। यहाँ आपको समझना पड़ेगा ना कि टोटल पॉसिबिलिटीज टिकट की हम 20 टाइप का ले रहे हैं ना, मतलब 10 टिकट्स ऑफ दिस और 10 टिकट्स ऑफ दिस, दोनों पॉसिबल है, ठीक है। सो हमने कहा कि
10 सी आर, मतलब आर ऑफ देम चूजेस, वो जो 10 लोग हैं उनमें से आर पर्सन है चूजेस थर्ड क्लास, एंड 10 माइनस आर पर्सन चूजेस सेकेंड क्लास। टोटल 10 पर्सन हो गया ना अब तो यहां जो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 10-10 टिकट दोनों क्लास के हैं, तभी ऐसा होगा। मतलब 10 अवेलेबल चॉइसेस हैं। ये जो कहना चाह रहे हैं यहाँ लैंग्वेज का थोड़ा इशू, अब देखो 10 पैसेंजर्स एंटर द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी विथ 10 डिफरेंट टिकट्स आइदर ऑफ थर्ड क्लास और ऑफ सेकेंड क्लास। सो मतलब यहाँ पे 10 टिकट्स ऑफ थर्ड और 10 टिकट्स ऑफ सेकेंड, ऐसा कहना चाह रहा है, इसका ये मतलब है। ठीक है ना, टोटल ऐसे है। तो मैंने कहा 10 में से आर लोगों ने इसका चूज किया और 10 में से n माइनस आर लोगों ने इसका चूज किया, एंड आर वेरीज फ्रॉम 0 to 10। जैसे अगर आप देखोगे तो पहला है 10C 0, 10C 10। व्हाट डज इट मीन कि 0% चूज थर्ड एसी क्लास एंड 10% चूज सेकेंड एसी, और 1% चूज थर्ड एसी एंड 9% चूज सेकेंड एसी, एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग until 10C 0 and नहीं 10C 10 and 10C 0 और all 10, है ना। सो ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिख दिया मैंने। तो ये जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, जो क्वेश्चन बनाया, उनका इंटेंशन यही है, क्योंकि यहाँ नन ऑफ दिस भी नहीं है कि आप कहोगे नन ऑफ दिस लगा देंगे, है ना। सो यही इंटेंशन है पूछने का। या आप सोचो कुछ और सोच सकते हो तो। क्योंकि एवरी टाइम यू हैव टू, है ना, टेक सम एज 10, वही मैं कह रहा हूँ, आर और 10 माइनस आर, टोटल थर्ड एसी क्लास का और सेकेंड एसी क्लास का, तो वैसा होगा। क्योंकि अगर आप वैसे समझोगे जो शुरू में समझा था कि ठीक है तो वैसे करेंगे, तो फिर वही 2 की पावर 10 टाइप का आ जाएगा, अलग अलग लेंगे। तो यहाँ मतलब वही है ना। तो आप देखोगे, जैसे अगर आप कुछ क्वेश्चंस ऑनलाइन देखो तो वहां पे कैसे लिखता है कि 10 टिकट्स ऑफ थर्ड क्लास एंड 10 टिकट्स ऑफ सेकेंड क्लास, वैसा लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है जी। सो मेरे अकॉर्डिंग यही मीनिंग है कि 10 डिफरेंट टिकट्स आइदर ऑफ थर्ड क्लास, और यहाँ पॉसिबिलिटी 10 ऑफ थर्ड और 10 ऑफ सेकेंड, ये पॉसिबिलिटीज है। अब यहाँ पे अनसर्टिनिटी है, श्योरिटी नहीं है, क्योंकि 10 पर्सन्स हैं, उसके पास 10 टिकट इसका है, 10 टिकट इसका है, 10 लोग हैं, उसके पास चॉइस है, या तो 10 टिकट इसके अवेलेबल हैं, 10 इसके अवेलेबल है, अब दे मे चूज अकॉर्डिंगली, ऐसे। तो वो है, तो आर पर्सन चूजेस दिस, n माइनस आर चूजेस दिस, एंड देन आर वेरी फ्रॉम 0 to n, ये चीज है। तो यहाँ ये पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट बताइए जी। सर जी सर 19 नंबर एक बार मैंने जैसे बनाया, कैसे है इसको, xn+1 है। मैंने हम्म मैंने सर बोथ साइड क्या किया है, xn माइनस कर दिया है। कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है सर, और उसके बाद तो मेरा आ गया है सर -xn² डिवाइडेड बाय 1 + xn। और सर हमें पता है कि xn+1 - xn इज ग्रेटर देन 0। कहाँ से पता है? सो ये है कि xn नेगेटिव है, x1 नेगेटिव है। x1 और x2 दोनों को l से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ना। हाँ वो तो ऐसे किया जा सकता है सिंपली। जैसे आपको लिमिट अगर पूछा जाए ना तो उसमें सिंपल होता है कि मान लेते हैं l है, सो l इज इक्वल टू l/1 + l। इसको सॉल्व करके देखो। सर लेकिन ये कहीं कहीं सर गलत हो जाता है ना। यस, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, आंख बंद करे करोगे तो वो गलती होगी। आपको अब ये तो जस्टिफाई, जैसे वो मैं कर रहा था सर, वो वेवी कर्व से कर रहा था मैं। तो यहाँ से आएगा l इज 0 और l इज -1, ऐसा आएगा। तो क्या पॉसिबिलिटी, अब सोचो, 0 या -1? सर जो एक बार वो उस स्टेप से करिए ना सर। हाँ रुको रुको, उससे करते हैं। तो यहाँ पे x1 आपका लेस देन -1 है, तो अभी के लिए मान लेता हूँ x1 -2 है फॉर एग्जाम्पल।
तो x2 कितना आएगा आपका -1/1 माइनस, अच्छा -2/1 -(-2). सो -2/-1 2 आ गया, ऐसा है जी, देख लो एक बारी। तो अच्छा x1 है ना, तो यहाँ से 2 आ गया। x3 कितना आएगा 2/1 + 2, सो 2/3। x4 कितना आएगा, अब देखो यहाँ से मुझे एक पैटर्न पता चलेगा, तब जाकर मैं डिसाइड करूंगा क्या सही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 2/3 रखो, 2/3/1 + 2/3, तो इसको सॉल्व करोगे 2/5। अब आपको नोटिस करोगे 2/3 टर्म्स कैसे हैं, देखो पहला मैंने -2 लिया, तो दूसरा आया 2, 2/3 मतलब 2/1, 2/3, 2/5, 2/7, इस तरह चलता रहेगा। तो ऑब्जर्व करो पैटर्न, जब n बहुत लार्ज होगा तो क्या होगा 2 तो कॉमन ही है, जैसे दूसरा टर्म है 1, तीसरा टर्म है 3, चौथा टर्म है 5, पांचवा है 7, तो ये 2n ये जीरो की -1 तरफ टेंड कर रहा है ना सर? जी, तो दिस विल गो टू 0, तो ये आउट हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, तो 0 इज द आंसर। मेरे भी वही आया था सर, बट एक बार मैं सोचा था आपसे पूछूंगा कुछ। चलो बताओ, ये तो हमारा आंसर फाइनल है, तो आंसर ये मेरे हिसाब से होगा। अब तुम बताओ क्या करना है। ये कर लिया मैंने, तो -(xn²/1 + xn आ गया, जो कि नेगेटिव आएगा, गारंटी तो नहीं नेगेटिव आएगा, हाँ तो डिपेंड करेगा, बोलो। हाँ सर, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, वेवी कर्व मेथड का यूज कर रहे हैं। हाँ ठीक है करो। तो ऊपर में एक एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया 0 और एक हो गया -1। यहाँ पे हाँ, हाँ फिर तो उसके बाद सर 0 और -1 पे, और वहाँ स्क्वायर है, तो वहाँ जो फंक्शन का मतलब वहाँ हम लोग जो कर्व बनाएंगे तो दोनों साइड प्लस साइन या माइनस साइन ही आएगा। हाँ अच्छा फिर तो हमें पता है सर कि x1 क्या है, -1 की तरफ है, तो इससे हमें पता चलेगा ना कि किस साइड अप्रोच करना है, 0 के साइड अप्रोच करना है या -1 के साइड करना है। हाँ लेकिन वेवी कर्व क्यों लगा रहे हैं, तुम्हारा पर्पस क्या है यहाँ पे, क्या जानना। सर एग्जैक्टली पता चल जाएगा ना इससे कि एक्शन किस साइड जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है कि -1 की तरफ जा रहा है। अच्छा तो बताओ कैसे पता चलेगा, हाँ बताओ। सर यहाँ पे एक्शन, सर ये कोई थ्योरम है ना कि एक्शन +1 - एक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होता है पॉजिटिव। क्या क्या x(n)/? एक्शन +1 - एक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना सर? किसने कहा है, ये पॉजिटिव होता है जब तुम्हें क्वेश्चन में गिवन हो कि xn इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ऐसा कहीं लिखा हुआ है। नहीं सर, क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ है। फिर ये तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस का डेफिनेशन है, जरूरी थोड़ी है। xn +1 - xn नेगेटिव भी होता है, तुम 1/n का सीक्वेंस ले लो, यहाँ नेगेटिव आएगा, चेक करो। तो सर इसको इस मेथड से कैसे बनाएंगे हम लोग? इस मेथड से क्यों बनाएंगे, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं है, तुम्हें क्या करना है। अब ये है कि तुम कह रहे हो भाई मुझे मुंबई जाना है, मैं नेपाल जाऊंगा, फिर एवरेस्ट चढ़ूंगा, फिर मुझे दिल्ली पहुंचना है, तो वापस तो आना ही पड़ेगा इसी रास्ते पे, तुम जितना दूर चले जाओ, वैसे वाली बात है। तो इससे तो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे, क्योंकि इसका मुझे ऑब्जेक्टिव नहीं पता हम क्यों ऐसा करेंगे। जैसे मुझे लिमिट निकालना था, तो मैंने सिंपली सोचा कि इसने कहा x1 < 1 है, तो मैंने x1 मान लिया, -2 -3 कुछ मान लो। फिर अब हमने टर्म्स निकालने शुरू किए, तो मुझे पैटर्न दिख गया, मुझे लिमिट आ गया। अब ये तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा पर्पस क्या है, ऐसा क्यों करना चाहते हो, इससे लिमिट कैसे आता है, मतलब ये करने से लिमिट कैसे आएगा, क्वेश्चन ये है, क्योंकि हमें तो लिमिट चाहिए। सो इससे लिमिट तो निकालने के लिए करने की जरूरत ही नहीं है। ये ओके सर, मैं मतलब फिर से एक बार थ्योरी देखूंगा तब आपसे हाँ पूछूंगा इसका। एग्जैक्टली डिस्कस करो, क्योंकि मतलब ये हो गया कि डायरेक्शन लेस टाइप की चीज है कि हमें कुछ और करना है, हम कुछ और कर रहे हैं, वैसा कुछ है। नहीं, वो मैं सोचा सर आपसे पूछ लूंगा, आपने किया होगा क्योंकि ये जो पहले कर रहे थे पता वो चल जाएगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए करते हैं, आप जो कर रहे थे वो तब करते हैं जब हमें चेक करना हो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, ऐसा यहाँ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे लिमिट क्योंकि सर निकालने की। मैंने देखा था कहीं कहीं एल डालने से डायरेक्ट गलत हो जाता है, मतलब ठीक है हर कोई जगह पॉइंट नहीं मिलता है। ठीक है करके देखो, हाँ वो सही बात है, वो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम अगर चेक करोगे तो कई बार क्या होता है, इससे लिमिट आ जाता है नेगेटिव, सारे टर्म पॉजिटिव होते हैं, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तो आपको वहां पे डिस्कार्ड करना आना चाहिए कि वो सही है गलत है, जस्टिफाई करना आना चाहिए, वो भी सही है। लेकिन क्योंकि ये मेथड तब सही है जब हम अज्यूम कर लेते हैं कि कन्वर्जेंट है, तब ऐसा होता है। कई सीक्वेंस ऐसा हुआ कन्वर्जेंट होगा ही नहीं,
लेकिन तुम्हारा ये मेथड कोई ना कोई आंसर दे देगा। तो उसके लिए तुम्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता, वो पहले चेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने बाद में चेक किया कि ये अल्टीमेटली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जो कि 0 पे जाएगी, तो ठीक है 0 पॉसिबल आंसर है, ये हो गया। सर ये 20 नंबर में मेरा एक बार 0 आ रहा है, एक बार ट्राई किया। यहाँ पे सर मैंने क्या किया था ना कि x को मैंने sec थीटा का सब्स्टिट्यूशन डाल दिया था, कोई बात नहीं। तो उससे इजी हो गया था, सिंप्लीफाई हो गया था टर्म। हाँ तो किसी भी तरीके से करोगे आंसर तो सेम आएगा, अब जो भी आएगा। 0 आया है सर वैसे। बाकी लोग बताओ जी, बाकी लोगों ने किया हो तो। चलो एक को सेकेंड थीटा ले लेते हैं, फिर dx क्या आएगा, सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव। sec थीटा इंटू tan थीटा। करो इसको, क्या होगा फिर। हाँ सर 0 ही आ रहा है इसका। 0 आ रहा है, हाँ। तो ये आ जाएगा सर वो 10। 6 पावर कैसे हो गया, 3 होगा ना। अच्छा सेक लिया था ना मैंने, सेक स्क्वायर नहीं, ठीक है यहाँ तक ठीक है, ये tan ओके है। तो अब ये भी tan हो जाएगा, यस सर। तो यहाँ और से dx के जगह sec थीटा इंटू tan थीटा लिखेंगे हम। हाँ अब लिमिट चेंज करो। सेक 1 कब होता है, हाँ फिर 0 to पाई 0 बाय 2 हो जाएगा सर। 0 to π/2 हो गया। ठीक है अब ये सेक बीटा tan इंटीग्रेशन से हो जाएगा। सेक स्क्वायर हो जाएगा, हाँ अलग अलग कर लो हो जाएगा, ठीक है 0 सही है तुम्हारा आंसर, इसका मतलब ओके। मेथड सही है। हो गया। अच्छा बीसी था इसमें, यस। तो हाँ सर। तो ये तो पेपर खत्म हो गया, अब 24 वाला हमारा बचा हुआ है, 24 वाला करेंगे इसके बाद। नहीं, और एक पेपर है सर इसका। सर 15 भी। 15 भी है ना, 15 है। तो करके हाँ आए सर। या अगले क्लास में करके आएंगे, हाँ ये सॉल्व करके आए हो, कल करते हैं चलो। हाँ तो सर, फिर कुछ कल सॉल्व करते हैं। किए हैं इसको। हाँ तो बताओ डाउट बताओ, ऐसा टाइम भी हो ही गया है। कल डिस्कस करते हैं, बाकी लोग भी करके आओ क्योंकि नेक्स्ट बैच का टाइम है ना, CMI का बैच का। तो इसको कल कंप्लीट करते हैं, तो 15 का हो जाएगा। उसके बाद फिर 2024 वाला हमारा बाकी है, पहला पेपर इसका, क्योंकि हम जो शुरू में 24 बोल रहे थे वो 23 का पेपर था एक्चुअली, तो हमने 23, 22, 21, 20, 19 है ना, फिर 18, 17, 16 और 15, तो ये करके आओ कल, इसका डाउट डिस्कस करेंगे, हो सके तो ये भी सॉल्व करके आओ। तो इन दोनों का डाउट हम कल डिस्कस कर लेंगे, 2015 वाला भी और 2024 वाला। 2024 इस बुक में सबसे पहला चैप्टर है ना, जो अपडेटेड बुक बाद में भेजा था उसमें, है ना। ओल्ड वाले में वो 2000 है ना कि ईयर नहीं लिखा था, इसमें ईयर लिखा होगा। 24 का पहला पेपर है और लास्ट, तो फर्स्ट और लास्ट चैप्टर करके आना है। तो QMA हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम QMB पे चलेंगे, ठीक है। तो एक बार QMA कंप्लीट हो जाएगा तो कल 2015 2024 कंप्लीट करके आओ, डाउट बता दूंगा, तो QMA पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर QMB पार्ट परसों से शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।